नमस्कार। आज की क्लास में हम लोग लगभग 25 बहुविकल्पीय प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। यह प्रश्न अर्थशास्त्र से संबंधित हैं जो टीजीटी, पीजीटी, नेट, जेआरएफ, केवीएस, एनवीएस, जीआईसी एवं एलटी की परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण हैं। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि आज कौन कौन से प्रश्न हैं। पहला क्वेश्चन है, उत्पादन समाप्ति प्रमेय संबंधित है, किस अर्थशास्त्री से संबंधित है? ए हैबरलर, बी एपी लर्नर, सी यूलर और डी मार्शल। तो उत्पादन समाप्ति प्रमेय संबंधित प्रोफेसर यूलर से संबंधित है। अगला क्वेश्चन 2 नंबर, निम्न में से कौन सा काब डगलस उत्पादन फलन के लिए सत्य नहीं है? ए पैमाने के स्थिर प्रतिफल हैं, सही है। बी एक्स बराबर B0 गुणे B1 गुणे के B2, ये भी सही है। प्रतिस्थापन की लोच इकाई से अधिक है, ये गलत है। प्रतिस्थापन की लोच इकाई के समान होती है। प्रतिस्थापन की लोच काब डगलस उत्पादन फलन में इकाई के बराबर होती है। तो यह क्वेश्चन गलत है क्योंकि इसमें क्या दिया है? इसमें दिया है इकाई से अधिक होती है। सी गलत है और इसमें गलत ही पूछा गया तो सी सही हो जाएगा। डी ऑप्शन में क्या है? यूलर प्रमेय संतुष्ट होती है, ये भी सही है। काब डगलस उत्पादन फलन मुख्य रूप से श्रम के सामूहिक सापेक्ष भाग के स्थिर रहने की व्याख्या करता है और काब डगलस उत्पादन फलन प्रथम घात का समरूप उत्पादन फलन है जो उत्पादन के आधार पर यह निष्कर्ष निकालता है कि राष्ट्रीय आय में श्रम और पूंजी साधनों के सापेक्ष अंश सदैव क्या होते हैं? स्थिर रहते हैं। काब डगलस उत्पादन फलन का सूत्र Q बराबर A के अल्फा इंटू L बीटा, ये है। तो इस प्रकार से इसका आंसर क्या होगा? सी होगा, क्योंकि काब डगलस उत्पादन फलन में प्रतिस्थापन की लोच इकाई के समान होती है और यहाँ दिया गया है इकाई से अधिक होती है और गलत पूछा गया, यही गलत है। अगला 3 नंबर, सीमांत लागत संबंधित नहीं है। ए कुल लागत से, बी कुल परिवर्तनशील लागत से, सी औसत परिवर्तनशील लागत से, डी कुल स्थिर लागत से। तो सीमांत लागत कुल स्थिर लागत से संबंधित नहीं है, बाकी सबसे संबंधित है। अगला 4 नंबर, एक बाजार में संतुलन की शर्त होती है। तो बाजार में संतुलन की शर्त कब होती है? जब डी बराबर एस होता है। डिमांड बराबर सप्लाई, तो डिमांड और सप्लाई मांग बराबर पूर्ति, तो ए ऑप्शन में ही है, ए सही है। अगला 5 नंबर, सीमांत आय शून्य होती है यदि मांग की लोच क्या होती है? 1 से कम है, शून्य है, 1 के बराबर है, 1 से अधिक है। सीमांत आय शून्य होती है यदि मांग की लोच क्या है? 1 के बराबर है। तो 5 का आंसर हो जाएगा सी। कैसे सीमांत आय शून्य होती है यदि मांग की आय लोच 1 के बराबर है? तो इसके लिए एक AR-MR का वक्र की सहायता से इसको आसानी से सॉल्व किया जा सकता है। ये x 0 y AR, ये इसको डी डिमांड वक्र भी कह सकते हैं, और ये EMR। क्या पूछा गया है? सीमांत आय शून्य है यदि, सीमांत आय यहाँ पर शून्य है, सीमांत आय इस बिंदु पर शून्य है यदि मांग की लोच क्या हो? तो मांग की लोच यहाँ पर E बराबर 1 है, E बराबर 1 है, 1 के बराबर है, सी सही हो जाएगा। और यहाँ मांग की लोच 0 है, E ग्रेटर देन 1 है और यहाँ E लेस देन 1 है। तो इस प्रकार से इसका आंसर 5 का सी सही हो जाएगा। 6, रोजगार गुणक का प्रतिपादन किया किन्स ने, पिगू ने, माल्थस ने? कोई नहीं। तो रोजगार गुणक का प्रतिपादन निवेश गुणक का किन्स ने किया था और रोजगार गुणक का प्रोफेसर काहन ने किया था, इनमें कोई नहीं है। तो 6 का डी सही हो जाएगा।
अगला 7 नंबर क्वेश्चन, ओकुल नियम स्थापित करता है। बेरोजगारी एवं वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद में ऋणात्मक संबंध, बेरोजगारी एवं वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद में धनात्मक संबंध, मुद्रापूर्ति एवं मूल्य के बीच धनात्मक संबंध, मुद्रापूर्ति एवं मूल्य के बीच ऋणात्मक संबंध। तो ओकुल का नियम बेरोजगारी एवं वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद के मध्य ऋणात्मक संबंध की व्याख्या करता है। 7 का ये सही हो जाएगा। 8 नंबर, सीमांत उपभोग प्रवृत्ति का मूल्य क्या है जब सीमांत बचत प्रवृत्ति शून्य है। तो सीमांत बचत प्रवृत्ति मतलब एम पी एस बराबर 0 है और एम पी सी ज्ञात करना है। तो एम पी सी प्लस एम पी एस बराबर 1 होता है और एम पी एस का मान दिया है 0 है, तो एम पी सी बराबर 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1 किस ऑप्शन में है? ए सही हो जाएगा 8 का। 9, भारत में वित्त आयोग का गठन कौन करता है? वित्त मंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, आरबीआई गवर्नर। तो भारत में वित्त आयोग का गठन 5 वर्ष के लिए राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है और संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत किया जाता है। वर्तमान में 15वां वित्त आयोग चल रहा है जिसके अध्यक्ष डॉक्टर एन.के. सिंह हैं। 10 नंबर क्वेश्चन, वैगनर लॉ प्रत्यक्ष रूप से संबंधित है किससे? प्रत्यक्ष करों से, बढ़ते ऋण बोझ से, अप्रत्यक्ष करों से, राज्य की बढ़ती क्रियाओं से। तो वैगनर लॉ मुख्य रूप से राज्य की बढ़ती क्रियाओं से संबंधित है। 10 का डी सही हो जाएगा। 11 नंबर, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? तो 1935, 1934, 1936, 1947। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया 1934 में पारित किया गया और 1 अप्रैल 1935 ने आरबीआई ने कार्य प्रारंभ किया। और अगर आरबीआई के राष्ट्रीयकरण की बात की जाए तो 1948 में आरबीआई का राष्ट्रीयकरण हुआ। और वर्तमान गवर्नर की बात की जाए तो डॉक्टर शक्तिकांत दास आरबीआई के वर्तमान गवर्नर हैं जो 25वें नंबर के हैं। पहले गवर्नर बॉर्न स्मिथ थे। तो इस प्रकार से आरबीआई अधिनियम 1934 में बना। 11 का बी सही हो जाएगा। अगला, वर्तमान में भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर कौन हैं? सी रंगराजन, वाई रेड्डी, निर्मला सीतारमण। कोई नहीं, तो इसमें कोई नहीं है। इसमें इस ऑप्शन में कोई नहीं है। वैसे तो 25वें क्रम के अनुसार डॉक्टर शक्तिकांत दास आरबीआई के गवर्नर हैं। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा एक केंद्रीय बैंक का कार्य नहीं है? साख सृजन, आंकड़ों का प्रकाशन या आंकड़े प्रकाशित करता है केंद्रीय बैंक, नोट निर्गमन का कार्य भी करता है, बैंक दर नियंत्रण का कार्य भी करता है। साख सृजन का कार्य नहीं करता है केंद्रीय बैंक। साख सृजन का कार्य व्यापारिक बैंक करते हैं और साख नियंत्रण का कार्य आरबीआई करता है, केंद्रीय बैंक करता है। दोनों में अंतर है। साख सृजन का कार्य कौन करता है? वाणिज्यिक या व्यापारिक बैंक करते हैं और साख नियंत्रण का कार्य केंद्रीय बैंक करता है। अगला क्वेश्चन 14 नंबर, भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना किस वर्ष किस समिति की सिफारिश पर हुई? श्रॉफ समिति, हिल्टन यंग आयोग, गोरेवाल समिति, लकड़वाला समिति। तो भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना गोरेवाला समिति की सिफारिश पर हुई थी। और भारतीय स्टेट बैंक से पहले इस बैंक का नाम इंपीरियल बैंक था। गोरेवाला समिति की अनुशंसा पर 1955 में इंपीरियल बैंक का नाम बदलकर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कर दिया गया। और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक बैंक है वर्तमान में। तो इस प्रकार से 14 का सी सही हो जाएगा। 15, नरसिम्हन कमेटी रिपोर्ट संबंधित है कृषि क्षेत्र सुधार से, बैंकिंग क्षेत्र सुधार से, बीमा क्षेत्र सुधार से, औद्योगिक क्षेत्र सुधार से। तो नरसिम्हन कमेटी जो है बैंकिंग क्षेत्र सुधार से संबंधित है। अगला 16 नंबर, प्रस्ताव वक्र की अवधारणा दी मार्शल एजवर्थ
लुईस, सिंगर, मार्क्स। तो प्रस्ताव वक्र की अवधारणा प्रोफेसर मार्शल एवं मेजवर्थ ने दी थी। व्यापार का तुलनात्मक लाभ सिद्धांत के प्रतिपादक कौन हैं? तो व्यापार के तुलनात्मक लाभ सिद्धांत के प्रतिपादक रिकार्डो हैं। 18 नंबर, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार सिद्धांत में अवसर लागत का प्रयोग किसने किया? जी हैबर्लर ने, ओहलिन ने, मिड ने, रिकार्डो ने। तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के सिद्धांत में अवसर लागत सिद्धांत का प्रयोग जो है जी हैबर्लर ने किया था। 18 का ए सही हो जाएगा। 19, सार्क का मुख्यालय कहाँ है? सार्क का मुख्यालय नई दिल्ली, काठमांडू, माले, इस्लामाबाद। सार्क का मुख्यालय काठमांडू में है और सार्क की स्थापना 1985 में हुई थी। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किसे भुगतान संतुलन की दृश्य मदों में सम्मिलित किया जाता है? दृश्य मदों में वस्तुएं आएंगी। तो पहला ऑप्शन देख लेते हैं, जहाज रानी सेवाओं से आए, बीमा सेवाओं से आए, ये नहीं है, ये नहीं है। वस्तुओं के निर्यात से आए, विदेशों से निजी संप्रेषण। तो भुगतान संतुलन की दृश्य मदें वस्तुओं से निर्यात आय हो जाएगा, 20 का सी हो जाएगा। 21, वस्तुओं के निर्यात मूल्य एवं आयातों के मूल्य के अंतर को क्या कहा जाता है? विदेशी विनिमय, भुगतान संतुलन, व्यापार संतुलन, आयात संतुलन। तो वस्तुओं के आयात एवं निर्यात के मूल्यों के अंतर को क्या कहा जाता है? व्यापार संतुलन कहा जाता है। यह हमेशा क्या होता है? असंतुलित रहता है। इस प्रकार 21 का आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। 22, निम्न चित्र में प्रदर्शित है, मांग में वृद्धि, मांग का विस्तार, मांग में कमी, मांग में संकुचन। तो इस आरेख में ये D1 एक ही कीमत पर किसी अन्य कारण से अगर कोई प्रभाव पड़ रहा है तो उससे क्या हो रहा है? मांग बढ़ रही है। D से D1 हो गई, फिर D2 हो गई, तो इसे क्या कहेंगे? मांग में वृद्धि। बाएं से दाईं तरफ बढ़ रही है तो इसे क्या कह रहे हैं? मांग में वृद्धि। 22 ए सही हो जाएगा। 23, निम्न में से कौन सही है? समांतर माध्य, गुणोत्तर माध्य और हरात्मक माध्य में संबंध पूछा गया है। तो इसमें सही है, समांतर माध्य ज़्यादा होता है गुणोत्तर माध्य से, गुणोत्तर माध्य ज़्यादा होता है हरात्मक माध्य से, ए सही हो जाएगा। 24 नंबर, सांख्यिकी अनुमानों और संभाविताओं का विज्ञान है, यह कथन किसका है? डॉक्टर बाउले, डॉक्टर बॉडिंगटन, हैरिस, सीक्रिट्स, सेलिगमैन। तो सांख्यिकी जो है अनुमानों और संभाविताओं का विज्ञान है, इसने कहा डॉक्टर बॉडिंगटन ने। 24 का बी सही हो जाएगा। 25, निम्न में कौन अप्रत्यक्ष कर है? अप्रत्यक्ष कर है, निगम कर प्रत्यक्ष है, उपहार कर प्रत्यक्ष है, सीमा शुल्क, संपत्ति कर ये प्रत्यक्ष है, बाकी सीमा शुल्क अप्रत्यक्ष कर है। सीमा शुल्क के अलावा और 2-3 कर अप्रत्यक्ष कर हैं, सीमा शुल्क, उत्पाद कर, बिक्री कर और सेवा कर, ये अप्रत्यक्ष कर। इसके अलावा GST, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो इस प्रकार से 25 का सही हो जाएगा सी, सीमा शुल्क।